नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हम कर रहे हैं। तो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, एक सिस्टम हम कर चुके हैं रीनल और यूरिनरी सिस्टम, अभी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, ऑनगोइंग है। तो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पिछली वीडियोस देख सकते हैं और मैंने पूरा शेड्यूल भी शेयर किया हुआ है। शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, जो नए प्लस पुराने बच्चे हैं मेरे, वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है और नए आप व्यूवर हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी देखिए, जैसे कि करंट टॉपिक मैंने बताया है रेस्पिरेटरी चल रहा है। आज रेस्पिरेटरी का हमारा 3rd डे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, a client just had a thoracentesis for which response it is most important for the nurse to observe the client. thoracentesis हो रहा है। thoracentesis का मतलब है कि अगर मैं यहाँ लंग्स की बात करूं, ठीक है, तो ये जो लंग्स हैं इसमें 2 लेयर्स होती हैं। जो हमारी बाहर वाली लेयर होती है वो होती है पैराइटल प्लूरा और जो हमारी अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं हम विसरल प्लूरा। इन दोनों लेयर्स के बीच में ना थोड़ा सा फ्लूइड भरा हुआ होता है जो कि इनकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, सिर्फ इतना। अगर ये फ्लूइड बहुत ज़्यादा भर जाता है, प्लूरल एफ्यूजन, या ये फ्लूइड ये बहुत पेनफुल है, या कोई भी ऐसी इंडिकेशन है कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, थोरासेंटेसिस जनरली 2 तरीके से हो सकता है। या तो ये डायग्नोस्टिक हो सकता है, कैंसरस वगैरह वाली कंडीशन के लिए ना चेस्ट वॉल से निडल इंसर्ट करके इस वाले प्लूरल स्पेस से जो है फ्लूइड को लिया जाता है और उसकी साइटोलॉजी की जाती है। साइटोलॉजी मतलब उसमें सेल्स की स्टडी की जाती है कि कोई कैंसरस ग्रोथ तो नहीं है। या फिर ये थेराप्यूटिक हो सकता है। थेराप्यूटिक का मतलब है कि किसी बीमारी से निजात पाने के लिए। जैसे कि मैंने बताया, अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड भर गया है, प्लूरल एफ्यूजन हो गया है, कोई कार्डियक वगैरह कंडीशन है, हार्ट फेलियर है, उन कंडीशंस में हो सकता है, तो उस केस में थोरासेंटेसिस करके उस फ्लूइड को ड्रेन करते हैं। तो ये रहता है थोरासेंटेसिस की बात। थोरासेंटेसिस करते हुए हम पेशेंट को जो पोजीशन देते हैं वो सिटिंग पोजीशन देते हैं। जनरली पेशेंट को बेड साइड बिठाते हैं और उसके हाथ जो है टेबल पे इस तरीके से लीन कराते हैं और फिर नीडल इंसर्ट करके जो है फ्लूइड का एस्पिरेशन किया जाता है। दैट इज थोरासेंटेसिस। और इसमें बोल रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है नर्स के लिए ऑब्जर्व करना। ऑप्शन ए साइन ऑफ इन्फेक्शन, बी एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड, सी इंक्रीज ब्रेथ साउंड एंड डी डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। अब जो है साइन ऑफ इन्फेक्शन, ये बहुत अर्ली हो जाएगा थोरासेंटेसिस के टाइम पे बोलना कि साइन ऑफ इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन के साइन तो बाद में आते हैं, जब बुखार होगा, टेम्परेचर राइज होगा या फिर बाकी के चेंजेस होंगे, तब इन्फेक्शन का पता लगेगा हमें। तो ये बहुत अर्ली होगा इस समय पे कहना, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड, यस ये रहेगा, क्योंकि एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड का मतलब है कि निडल से क्या है, लंग की कोई टिश्यू इंजर हो गए हैं और अब जो है खांसते हुए जो है ब्लड आया है, तो इसका मतलब क्या है कि ब्लड एक्सपेक्टोरेशन प्रेजेंट है इसका ये। तो इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें नोटिफाई करना होगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इंक्रीज ब्रेथ साउंड, ब्रेथ साउंड जो है इंक्रीज होना अच्छी बात है। अभी क्या था कि अगर यहाँ पे कोई ज्यादा फ्लूइड भरा हुआ होता तो वो लंग को क्या कर रहा था, दबा रहा था, न्यूमोथोरेक्स हो रहा था। और अगर न्यूमोथोरेक्स होता है मतलब एयर भर गई है, फ्लूइड भर गया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लंग जब दब गया है, समझ रहे हैं आप बात। अगर इन दोनों लेयर में कुछ ज्यादा मात्रा में भर जाएगा तो लंग को वो क्या कर रहा है, दबा रहा है। और जब लंग दबता है तो जो साउंड है वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड साउंड होती है, लो ब्रेथ साउंड होती है। यहाँ ब्रेथ साउंड इंक्रीज होना इज अ गुड इंडिकेटर कि दबा नहीं है, उसको लंग को एक्सपेंड होने का टाइम मिल गया है। डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ये भी एक अच्छा साइन है, तो ये भी नोटिफाई नहीं करना है। रेस्पिरेटरी रेट जनरली जब हमारा लंग कॉम्प्रोमाइज होता है तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन जब थोरासेंटेसिस हुआ है, रिलीफ मिला है, तो उस टाइम पे रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगी। तो इसलिए वो भी एक गुड इंडिकेटर होगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड के लिए जो है मॉनिटर करना है। Next, a client with pulmonary embolus is intubated and placed on mechanical ventilation. Which nursing action is important when suctioning the ET tube? Suctioning करने की बात होती है
तो सक्शनिंग के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और जब भी वेंटिलेटर पे पेशेंट होता है वो अपनी सिक्रीशंस खुद कफ आउट नहीं कर सकता, तो एंडोट्रेकियल ट्यूब में हमें क्या करना होता है, हमें कैथेटर को इंसर्ट करना होता है सक्शनिंग करने के लिए। और सक्शनिंग अगर हम नहीं करते हैं, तो अगर वेंटिलेशन पे है सक्शनिंग नहीं करते हैं, तो पॉजिटिव प्रेशर अलार्म जो है वहाँ पे बजता है, जोर जोर से अलार्म बजेगा। पॉजिटिव प्रेशर अलार्म कभी भी वेंटिलेटर में बजेगा तो उसका मतलब यही होता है या तो सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हैं। प्रेशर का क्या मतलब होता है, प्रेशर अगर एक पाइप की बात करें, अगर पाइप का आगे से हमने एंड दबा दिया तो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है ना, क्यों? क्योंकि उसका जो पाथवे है उसको हमने क्या कर दिया है, नैरो कर दिया है। सेम वे जब कोई सिक्रीशंस जो एयरवे का पाथवे है उसको नैरो कर देगी तो कैसा अलार्म बजेगा वेंटिलेटर में? हाई प्रेशर अलार्म जो है, हाई प्रेशर अलार्म नॉट पॉजिटिव, हाई प्रेशर अलार्म जो है वो बजता है, जो कि इंडिकेट करता है कोई सिक्रीशंस है या फिर कोई किंक है ट्यूब में, कि कहीं से मुड़ी तुड़ी हुई है जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये चीज़ एक तो ध्यान रखना है सिक्रीशंस के टाइम पे। अलार्म की जो बात होती है वेंटिलेटर पे, जो अलार्म, अगर ये हाई प्रेशर अलार्म आ रहा है तो हमें इन चीज़ों के लिए चेक करना होता है। और दूसरी चीज क्या है कि जब हम सक्शनिंग करते हैं तब किसके चांसेस होते हैं, हाइपोक्सिया के चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सक्शन का हम प्रेशर लगा रहे हैं ना वो टिश्यूज को चिपका लेता है ना अंदर सक्शनिंग करते हुए। जब किसी चीज का प्रेशर लगा हुआ तो टिश्यूज को अपने आप पे क्या कर लेता है, चिपका लेता है, जिससे कि वो टिश्यूज के ऑक्सीजन भी खींच लेता है, तो इसीलिए जो है हाइपोक्सिया हो जाता है। तो कभी भी सक्शनिंग करने से पहले हमें क्या करना होता है, हाइपर वेंटिलेट करना होता है, पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाना पड़ता है। और एक बात कि कभी भी है ना हम सक्शन बनाते हुए कैथेटर नहीं डालते हैं। कल की क्लास में भी मैंने बताया था, कैथेटर डालने के बाद जब हम निकालने वाले होते हैं ना, रोटेटरी मोशन में हमें निकालना होता है, और उस टाइम पे हम सक्शन बनाते हैं, उसमें प्रेशर बनाते हैं ताकि सिक्रीशंस जो है वो बाहर आ जाए। डालते हुए हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वो ऑक्सीजन को और ज़्यादा रिड्यूस कर देगा। तो ये सारी चीज़ हमें सक्शनिंग के लिए ध्यान में रखनी होती हैं। और जो कैथेटर में सिक्रीशंस जम जाती हैं, एक बाउल में हम पानी ले लेते हैं, सिक्रीशंस के बाद हम कैथेटर को क्लीन कर देते हैं ताकि कैथेटर का जो ओरिफिस है वो क्लीन हो और प्रॉपरली आगे की सक्शनिंग भी हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं, अप्लाई नेगेटिव प्रेशर व्हेन इंसर्टिंग द सक्शन कैथेटर, हाइपर ऑक्सीजनेट विद 100% ऑक्सीजन बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग, सक्शन 2 to 3 times in succession to effectively clearing the airway, and use rapid movement of suction catheter टू लूजन द सिक्रीशंस। अब देखो, नेगेटिव प्रेशर व्हेन इंसर्टिंग के टाइम पे प्रेशर नहीं बनाना है, ठीक है। मैंने बताया आपको कि जब हम निकाल रहे होते हैं सक्शन कैथेटर को तब हमें प्रेशर बनाना होता है। हाइपर ऑक्सीजनेट, यस, हाइपर ऑक्सीजनेट करना है ताकि हाइपोक्सिया को प्रिवेंट किया जा सके। और जब हम सक्शनिंग करते हैं ना, तब अगर हमें हाइपोक्सिया के साइन दिख रहे होते हैं तो फटाफट सक्शन कैथेटर को निकाल के दोबारा से पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं, रीऑक्सीजनेट करते हैं। सक्शन 2 to 3 times, ये इतनी बार नहीं, हमें मैक्सिमम 10 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड के लिए जो है सक्शन करना होता है, इससे ज़्यादा हमें सक्शन नहीं करना होता टू प्रिवेंट द हाइपोक्सिया। यूज रैपिड मूवमेंट ऑफ सक्शन, रैपिड मूवमेंट में स्लो सर्कुलेटरी मूवमेंट, ठीक है, स्लो सर्कुलेटरी मूवमेंट करनी होती है ताकि जो सराउंडिंग सिक्रीशंस हैं वो भी सक्शन आउट हो जाए। तो यहाँ पे बी राइट आंसर रहेगा, हाइपर ऑक्सीजनेट विद 100% ऑक्सीजन। इन द फर्स्ट 22.5 आवर्स, मतलब 2.5 घंटे आफ्टर अ रेडिकल नेक डाइसेक्शन, 40 ml ऑफ मीडियम रेड ब्लडी फ्लूइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लाइंट्स ड्रेनेज सिस्टम। What should the nurse do? Select all that apply. रेडिकल नेक मतलब नेक के कुछ जो सराउंडिंग पार्ट्स हैं, जो नेक के नोड्यूल्स हैं, उन सबको निकाल लिया गया है। जनरली कैंसरस वाली कंडीशन में सर्जरी की जाती है रेडिकल नेक डाइसेक्शन, और रेडिकल नेक डाइसेक्शन के बाद ना वहाँ पे एक ड्रेन लगा दी जाती है जिसमें ड्रेन में सारा फ्लूइड इकट्ठा होता है। और अगर नॉर्मल की बात करें तो 24 घंटे में 80 ml से लेके 120 ml फ्लूइड जो है वो नॉर्मल होता है कि इतना फ्लूइड जो उस ड्रेन में आ जाता है। अब अगर हम पहले 2.5 घंटे की बात करें तो उस 2.5 घंटे में 40 ml का आना इस हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर 2.5 घंटे में हम 40 ml बात करें तो ये जो है 24 घंटे में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि 80 to 120 को पार कर जाएगा। और किसी भी सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लड का होना क्या इंडिकेट करता है, हेमरेज इंडिकेट करता है। हेमरेज इंडिकेट होती है तो क्या ऑल्टर होता है, बीपी ड्रॉप
करता है और हमारी पल्स रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो यही चीज हमें मॉनिटर करनी है और इन चीजों का हमें कैसे पता लगेगा वो देखते हैं। टेक वाइटल साइंस, यस वाइटल्स टू बी टेकन। इन चीजों का पता लगाने के लिए अगर ये चीज है तो क्या है, वो हेमरेज है। तो ये रहेगा चेंज द ड्रेसिंग। ड्रेसिंग अभी बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि वो ओवर सोक्ड हो गई है, तो ये नहीं होगा। अप्लाई प्रेशर ओवर द साइड। प्रेशर हम जनरली कब, जब ओपन वुंड होता है तब प्रेशर अप्लाई करते हैं हेमरेज को रोकने के लिए। यहाँ तो ऑलरेडी क्या है, ड्रेन लगा हुआ है तो प्रेशर की यहाँ पे बात नहीं आएगी। एलिवेट द लोअर एक्सट्रीमिटी। लोअर एक्सट्रीमिटी को एलिवेट नहीं करते, हम हेड एंड को उठाते हैं ताकि जो है अडीमा ना हो और चॉकिंग ना हो, ठीक है। जब भी कभी हमारी गले की सर्जरी होती है इस तरीके की होती है, पोजीशनिंग जो रहती है वो हेड एलिवेशन रहता है। हेड एलिवेशन का यही पर्पज है कि जो हमारा ट्रैकियल अडीमा है, लैरेंजियल अडीमा है, उसको प्रिवेंट करना है। और वो अगर वो हो गया तो हमारी रेस्पिरेशन सीज हो सकती है, इसलिए हमें उस चीज का ध्यान रखना है। तो ये नहीं होगा। नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये नोटिफाई करना है क्योंकि हमारा जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेंज थी उससे बहुत ज्यादा ड्रेन आया है, तो ये हमें क्या करना होगा, नोटिफाई करना होगा। तो ए एंड ई आर द राइट ऑप्शन। द नर्स शुड रेफर अ क्लाइंट टू द पल्मोनरी clinic for suspected TB based on which clinical indicator reported during the initial client interview. Select all that apply. क्वेश्चन कह रहा है कि एक नर्स जो है एक पेशेंट को पल्मोनरी क्लिनिक में भेजती है क्योंकि उसको लग रहा है कि जो उसने सिम्टम्स बताए हैं पेशेंट ने वो पल्मोनरी टीबी के हैं, ठीक है। तो क्या पॉजिटिव एजेंट होता है ट्यूबरक्लोसिस का, माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियल डिजीज है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है उसका पॉजिटिव एजेंट होता है। और इनमें से वो कौन से सिम्टम्स है जो कि टीबी इंडिकेट कर रहे हैं। और टीबी का जब बात हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, एएफपी टेस्ट करते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई का टेस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, स्पुटम एग्जामिनेशन हम करते हैं, स्पुटम माइक्रोस्कोपी करके देखते हैं और उसमें एसिड फास्ट बेसिलाई की प्रेजेंस को हम नोट करते हैं। 3 सैंपल्स लिए जाते हैं पेशेंट का। पहला सैंपल जब भी पेशेंट आ रहा है हमारे पास तब ले लेते हैं और नेक्स्ट सैंपल्स जो हैं वो कॉन्जिक्यूटिव मॉर्निंग्स के सैंपल लेते हैं। तो इस तरीके से 3 सैंपल लिए जाते हैं, उनकी स्पुटम माइक्रोस्कोपी की जाती है। एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए उनको हम क्या कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। तो ये रहता है डायग्नोसिस वाला पार्ट। और डायग्नोसिस में उसके अलावा जो पार्ट रहता है वो रहता है चेस्ट एक्सरे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डायग्नोस्टिक फाइंडिंग का। चेस्ट एक्सरे में क्या दिखाई देते हैं, कैजिएशंस दिखाई देती, कैविटीज दिखाई देती हैं और जिनको हम क्या बोलते हैं, गॉन ट्यूबरकल बोलते हैं, वो चेस्ट एक्सरे में यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस में दिखाई देते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या सिम्टम्स उस पेशेंट में ऐसे देखे गए जिसकी वजह से नर्स ने उसको रेफर किया। वॉमिटिंग, चेस्ट पेन, हिमोटाइसिस, नाइट स्वेट एंड बाइलेटरल क्रैकल्स। अब जो है वॉमिटिंग नहीं होता, वॉमिटिंग जीआई वाले फैक्टर में होता है। चेस्ट पेन भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता, ये कोई कार्डियक कंडीशन है या ट्रॉमा टू द लंग्स है उस केस में होता है। हिमोटाइसिस इसमें होता है कि स्पुटम में ब्लड आना। नाइट स्वेट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। बाइलेटरल क्रैकल्स पल्मोनरी एडिमा वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। तो सी एंड डी आर द राइट ऑप्शंस। नेक्स्ट, अ नर्स मस्ट एडमिनिस्टर स्ट्रेप्टोमाइसिन 1 gram IM to the client with tuberculosis. The vial contains 500 mg per ml. How much solution the nurse administer? ये क्या फॉर्मूला होता है, डोज रिक्वायर्ड कितना है, 1 ग्राम को हम मिलीग्राम में करेंगे 1000 मिलीग्राम। डोज इन हैंड कितना है 500 और वॉल्यूम इन ml कितना है 1 ml। तो सिंपल से बात है, कितना आ गया 2 ml हम देंगे। अदरवाइज भी हम देखते तो 500 का डबल हो जाता, वो 2 ml होता। तो 2 ml जो है हमें देना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एक स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ड्रग है ये क्या कॉज करता है, 8th क्रेनियल नर्व का डैमेज कॉज करता है। और हमारी 8th क्रेनियल नर्व किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो हियरिंग वाली चीज है, ठीक है, वो रिलेटेड होती है हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन से। स्ट्रेप्टोमाइसिन कौन सा ड्रग है, एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। ट्यूबरक्लोसिस में इसको देते हैं और ये सब पेशेंट्स को नहीं दिया जाता। ये जो है किसी किसी सिलेक्टेड पेशेंट्स को दिया जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस में दिया जाता है, ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, हियरिंग वाले पार्ट को अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ 2 ml इज द राइट आंसर।
Which intervention should the nurse implement to help prevent atelectasis in a client with fractured rib as a result of chest trauma? एटिलेक्टेसिस का क्या मतलब है कि एल्वियोलाई का कोलैप्स हो जाना। एल्वियोलाई कब कोलैप्स होती हैं? जब एक्सपीरेशन के एंड पे उनमें कुछ भी या तो सर्फेक्टेंट की कमी होती है या सारा ही जो है वो एयर बाहर निकल जाती है, कोई उसमें जो है एयर नहीं प्रेजेंट होती, उसकी वजह से एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाती हैं। और एल्वियोलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है हमारे उसमें गैसेस एक्सचेंज के लिए। देखिए अगर ये लास्ट स्ट्रक्चर एल्वियोलाई है और यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, अगर ये ब्लड को प्योरीफाई करने में सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर प्ले करती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब है? कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होना और ऑक्सीजन का यहाँ पे कम होना। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोलाई के कांटेक्ट से होके गुजरता है तो एल्वियोलाई के जो मेम्ब्रेन है ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। तो जब हमने सांस लिया था तो ऑक्सीजन ज्यादा था तो वो अपनी ऑक्सीजन दे देती है और इसकी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। इसलिए हम बोलते हैं कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होता है। कहाँ से आता है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से आता है। अब जो वो ब्लड एल्वियोलाई के कॉन्टेक्ट से होके गुजरा वो कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। इसीलिए लंग्स में क्या होने आता है? ब्लड प्योरीफाई होने के लिए आता है। ये एल्वियोलाई वाला स्ट्रक्चर होता है। अब सर्जरी के बाद, फ्रैक्चर चेस्ट ट्रॉमा के बाद एल्वियोलाई ना कोलैप्स हो जाए उसके लिए क्या करना है? अप्लाई अ थोरेसिक बाइंडर फॉर सपोर्ट, एनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग, डिफर पेन मेडिकेशन द फर्स्ट डे आफ्टर इंजरी एंड पोजिशन द क्लाइंट फेस डाउन ऑन द सॉफ्ट मैटर्स। थोरेसिक बाइंडर जो है नहीं अप्लाई करना है जनरली, क्योंकि ये लंग के एक्सपेंशन को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। इसीलिए थोरेसिक बाइंडर जो है उसके लिए नहीं करना है एटिलेक्टेसिस के लिए। कफिंग और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को हमें प्रमोट करना है, क्योंकि यही एक्सरसाइज होंगी जो कि एल्वियोलाई को एक्सपेंड करने में, खुली रखने में हेल्प करेंगी। उनको क्या नहीं होने देंगी? कोलैप्स नहीं होने देंगी। पेन मेडिकेशन तो देनी ही है, क्योंकि पेन मेडिकेशन क्या कर रही है? अगर जनरली सीवियर पेन होता है तो पेन मेडिकेशन तो पेशेंट की चलती है। पोजीशन फेस डाउन पोजीशन करके पेशेंट को नहीं लेटाना है। तो यहाँ बी राइट आंसर होगा। The arterial blood gas of a client with COPD deteriorate and respiratory failure is impending. For which clinical indicator should the nurse assess first? COPD क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसके अंदर 2 डिजीज आती हैं, रोज मैं बता रही हूँ, रट लीजिए इस चीज को। 2 डिजीज आती हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। और ये क्या है कि बोल रहा है कि रेस्पिरेटरी फेलियर दिखाई दे रहा है एबीजी लेवल से, तो कौन सा इंडिकेटर प्रेजेंट होगा? जब भी कभी रेस्पिरेटरी फेलियर के चांसेस आते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ जो है ऑक्सीजन की सप्लाई डिमिनिश हो गई है। और सबसे पहले हमारे ब्रेन टिश्यूज जो हैं वो ऑक्सीजन ना मिलने के कारण पगला जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे सेरिब्रल सिस्टम वाले साइन आने लग जाएंगे जब भी हमें लगेगा कि रेस्पिरेटरी फेलियर इम्पेंडिंग है। वो साइनोसिस आएगा, लेकिन वो बाद में आएगा, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, टेकिकार्डिया होगा, उसको कंपनसेट करने के तौर पे। मेंटल कंफ्यूजन, यस, मेंटल कंफ्यूजन, रेस्टलेसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का कम होना। डिस्टेंडेड नेक वेन इसमें नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सी रहेगा। डिस्टेंडेड नेक वेन किस में होते हैं? राइट साइडेड हार्ट फेलियर वाली कंडीशन में जनरली देखने को मिलते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। एंड इसके अलावा रेस्टलेसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का कम होना, ये चीजें भी प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, a nurse is caring for a client with severe dyspnea who is receiving oxygen via Venturi mask. What should the nurse do when caring for the patient? वेंचुरी मास्क जो है, वेंचुरी मास्क जो होते हैं, जैसे अगर फेस मास्क की बात करें तो यहाँ पे उनमें एक्सहेलेशन पोर्ट होते हैं एक्सहेल करने के लिए, और इस तरीके से लॉन्ग ट्यूब होती है। नीचे जो है फ्लो मीटर होता है, यहाँ पे उसमें एक सेट फ्लो मीटर के तौर पे उसको ऑक्सीजन मिलती रहती है, प्लस रूम एयर की एंट्री के लिए भी जगह होती है। तो जो क्लाइंट को मिल रहा है वो मिक्सचर मिल रहा है रूम एयर प्लस ऑक्सीजन का, जो कि एक सेट फ्लो मीटर के तौर पे आ रही है। अलग अलग कलर कोडिंग के होते हैं, आगे मैं बताऊंगी आपको क्या क्या रहता है। और ये जनरली अप टू 60%, मैक्सिमम अप टू 60% जो है ऑक्सीजन डिलीवरी वेंचुरी मास्क से हो जाती है, जो कि
ग्रीन इन कलर होता है, सबसे ज्यादा जो डिलीवरी करता है, अप टू 60% जो है वेंचुरी मास्क डिलीवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक पेशेंट है जिसको सीवियर डिस्निया है, तो उसको ऑक्सीजन मिल रही है वेंचुरी मास्क से। व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन केयरिंग फॉर द पेशेंट? क्या करना है? ऑप्शन ए, असेस frequently for nasal drying. B, keep the mask tight against the face. C, monitor oxygen saturation level when eating. And D, set the oxygen flow at the highest setting possible. अब देखिए, फ्रीक्वेंटली नेजल ड्राइंग जो है इसमें नहीं होती है, ये किस में होती है? नेजल प्रॉन्ग्स अगर लगे हुए हैं उस केस में नेजल ड्राइंग होती है। अगर लंबे समय तक नेजल प्रॉन्ग्स का यूज कर रहे हैं, बहुत टाइट मास्क नहीं रखना है, पेशेंट को भी इरिटेशन होगी और ये एथिक्स के भी खिलाफ है कि बहुत टाइट हम रख रहे हैं। सैचुरेशन लेवल व्हेन ईटिंग, यस ये करना है, क्योंकि जनरली क्या होगा, पेशेंट हटा के खाएगा खाना मास्क को हटा के, और मास्क को हटा के ऑक्सीजन का लेवल गिर सकता है। इसीलिए जब वो पेशेंट खाना खाते हैं ना, तो उनको हम क्या दे देते हैं? नेजल प्रॉन्ग्स लगा देते हैं, ताकि ऑक्सीजन उनके बीच में ना रुके और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन ना ड्रॉप हो। फ्लोरेट एट हाईएस्ट सेटिंग पॉसिबल, ये तो एज पर ऑर्डर हमें करना है। ये नहीं है कि इससे जो है 60% डिलीवर हो रही है और ऑर्डर में 40% है तो हम 60% ही करेंगे। ये तो एज पर ऑर्डर हमें ऑक्सीजन डिलीवर करनी होगी, तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, a nurse is caring for a patient with venturi mask who is receiving 40% oxygen. What nursing action are indicated? Select all that apply. एक पेशेंट है जिसको वेंचुरी मास्क से 40% ऑक्सीजन मिल रही है, तो कौन से नर्सिंग एक्शंस इंडिकेट होंगे? सारे अप्लाई जो हो रहे हैं। ऑप्शन ए, कीप द ऑक्सीजन सोर्स हायर देन द क्लाइंट एयरवे, ये जो है ग्रेविटी के इफेक्ट से ऑक्सीजन नहीं जाती है, तो ये नहीं होगा। एडजस्ट द लीटर फ्लो अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये लीटर फ्लो ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये एज पर ऑर्डर हमें जो है लीटर फ्लो को एडजस्ट करना है। देन प्रिवेंट, ये तो उसमें प्रीसेट होता है और कि इतने लीटर पे इतनी ही ऑक्सीजन जाएगी, तो वेंचुरी मास्क जो है प्रीसेट लेवल पे होते हैं। देन प्रिवेंट द क्लाइंट ब्लैंकेट फ्रॉम कवरिंग द अडेप्टर ऑरिफिस, ये करना है, ध्यान रखना है कि जो पेशेंट बेडशीट वगैरह ओढ़ रहा है, वो जो अडेप्टर का ऑरिफिस है उसको ना ढक दे, ताकि क्या पता चले कि ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रही है मास्क में। ensure that the bag does not deflate during the inspiration, इसमें बैग नहीं होता है, बैग होता है नॉन ब्रीदर मास्क में, यहाँ वेंचुरी में कोई बैग एज सच नहीं होता है। चेक दैट द अप्रोप्रिएट अडेप्टर टू डिलीवर द प्रिस्क्राइब्ड FiO2 इज अटैच, यस ये ध्यान रखना है, क्योंकि अलग अलग कलर के हिसाब से इसमें अलग अलग मास्क के आते हैं, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो है उस चीज का ध्यान रखना है कि प्रॉपर जितना देना था वही वाले कलर का हमने लगाया है, ताकि अप्रोप्रिएट अमाउंट जो है पेशेंट को डिलीवर हो। तो C and E आर द राइट ऑप्शन हियर। Next, a nurse is administering oxygen to the client with chest pain who is restless. What method of oxygen administration will most likely prevent a further increase in client's anxiety level? एक पेशेंट है जिसको चेस्ट पेन है, रेस्टलेस है, तो कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन का ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका होगा जो कि चेस्ट क्लाइंट के एंजाइटी लेवल को रिड्यूस करेगा? नेजल कैन्युला, कैथेटर, वेंचुरी मास्क एंड रीब्रीदर मास्क। अब एंजाइटी वाले पेशेंट होते हैं ना, रेस्टलेस होते हैं, उनको जब हम मास्क वगैरह लगाते हैं तो वो एकदम से और ज्यादा घुटन महसूस करते हैं, निकाल के फेंक देते हैं। तो ऐसे पेशेंट में हम नेजल कैनुला एक बेटर ऑप्शन होगा ऑक्सीजन डिलीवरी का, बाकी ऑप्शंस नहीं हम अप्लाई करेंगे। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ क्लाइंट हु हैज एड्स develop bacterial pneumonia. On admission to the emergency department, the client's PaO2 is 80. When the arterial blood gases are drawn, the level is determined to be 65. What should the nurse do? अब देखिए, एक पेशेंट है जब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया तब उसका PaO2 जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था वो 80 था, और जब ABG किया थोड़े टाइम के बाद तो 65 हो गया। इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो बहुत सीवियर तरीके से घट रहा है, जो कि एकदम से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन शो कर रहा है। तो उस केस में सबसे पहले क्या करना है? इंक्रीज द ऑक्सीजन फ्लो रेट, B, notify the healthcare provider, C, decrease the tension of oxygen in the plasma, and D, have the arterial blood gas redone to verify the accuracy. यहाँ पे सबसे पहले हमें नोटिफाई करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, वो ऑर्डर करेगा ऑक्सीजन फ्लो रेट को इंक्रीज करना, लेकिन ऑर्डर मिलने के बाद ही ऑक्सीजन फ्लो को इंक्रीज करना है, विदाउट ऑर्डर नहीं करना है, तो ये नहीं होगा।
डिक्रीज द टेंशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्लाज्मा, यहाँ तो प्लाज्मा में ऑक्सीजन के अमाउंट को बढ़ाना पर्पस रहता है, ना कि घटाना। हैव द आर्टेरियल ब्लड गैसेज रीडन टू वेरीफाई द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, वो अगर फिजिशियन ऑर्डर करेगा बाद में कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर पहले से ही पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऊपर से बैक्टीरियल निमोनिया है, तो ये स्वाभाविक है कि उसके जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की तरफ जा सकता है। तो ये सीवियर ऑक्सीजन का घटना वही इंडिकेट कर रहा है, तो ये इस टाइम पे प्रायोरिटी ये नहीं है, बी इज द प्रायोरिटी, सो नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। Next, in addition to treatment of the underlying cause, which medical intervention should the nurse anticipate will be included in management of client with acute respiratory distress syndrome? In addition to treatment of the underlying cause, कोई पेशेंट को डिजीज है और कौन सी जो इंटरवेंशन है वो नर्स एंटिसिपेट करेगी जो कि पेशेंट को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाले पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए। ऑप्शन ए चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, बी aggressive diuretic therapy, C administration of beta blockers, and D positive and expiratory pressure। जब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की बात करते हैं तो वहां पे एटिलेक्टेसिस होने के चांसेस होते हैं, वहां पे चांसेस होते हैं कि जब एल्वियोलाई है वो कोलैप्स कर जाएंगी, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है एल्वियोलाई के कोलैप्स को बचाना। तो चेस्ट ट्यूब इंसर्शन ये इस केस में नहीं करेंगे, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन जब हम करेंगे अगर न्यूमोथोरेक्स है, हीमोथोरेक्स है, उस केस में। एग्रेसिव डायूरेटिक थेरेपी भी, यहाँ पे डायूरेटिक थेरेपी बीटा ब्लॉकर्स का कोई काम ही नहीं है, ठीक है, ऊपर से ये रेस्पिरेटरी रेट को और डिक्रीज कर देते हैं, तो ये नहीं देंगे। पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर देना है। पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर का मतलब है कि जब एक्सपायर कर रहा है पेशेंट, सांस छोड़ रहा है, तब भी थोड़ा बहुत जो है एयर एल्वियोलाई में प्रेजेंट है जो कि उसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट कर रही है। तो पीप जो है पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, ये हम पेशेंट को देते हैं, जो कि पैसिव वेंटिलेशन के लिए होते हैं। ये जनरली उन पेशेंट्स के लिए भी होता है जो वेंटिलेटर पे पेशेंट होते हैं। तो पीप एक सेट करके रखते हैं। पीप का यही मतलब है कि एक्सपीरेशन के एंड पे वहां पे जो है कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत एयर प्रेजेंट होनी चाहिए एल्वियोलाई में, जो कि पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर होता है, वो एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। तो डी राइट आंसर रहेगा। Next, when caring for an intubated client receiving mechanical ventilation, the nurse hears high pressure alarm. What action is most appropriate? अगर पहले आपने ऑप्शन सुना है, पॉज कर दीजिए, आंसर करिए, ठीक है। मैंने जब आपको दूसरे तीसरे क्वेश्चन में ही बताया था वेंटिलेटर के बारे में, जब मैं बता रही थी कि जब वेंटिलेटर में ऐसा अलार्म होता है वो जनरली किसकी वजह से होता है, सिक्रीशंस की वजह से होता है या किंक की वजह से, कोई ट्यूब कोई मुड़ी तुड़ी तो नहीं हुई उसकी वजह से होता है। तो यहाँ देखिए, रिमूव सिक्रीशंस बाय सक्शनिंग, यस, ये सिक्रीशन रिमूव करना है। लोअर द सेटिंग ऑफ टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम की सेटिंग यहाँ छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अलार्म इसकी वजह से आ रहा है। चेक द ट्यूबिंग कनेक्शंस आर सिक्योर, अगर ट्यूबिंग कनेक्शन लूज हो रहे हैं तो वो लो प्रेशर अलार्म करेंगे, ना कि हाई प्रेशर, तो ये नहीं होगा। ऑब्टेन अ स्पेसिमेन फॉर एबीजी, एबीजी का स्पेसिमेन यहाँ बाद में अगर जरूरत होगी, तो ये हर बार अलार्म बजने पे हम स्पेसिमेन लेंगे जरूरी नहीं है, ये एज पर पेशेंट्स नीड करते हैं, ना कि वेंटिलेटर के अलार्म के अकॉर्डिंग। तो ए राइट आंसर रहेगा। Next, a client has ET tube and receiving mechanical ventilation. The nurse identify the periodic suctioning may be necessary. The nurse follows a specific protocol when performing this procedure. Place the steps in order that they should be performed. ये कह रहा है कि ET ट्यूब है और मैकेनिकल वेंटिलेशन, वेंटिलेटर पे पेशेंट है और पीरियोडिक सक्शनिंग उसकी करनी है, तो कौन से, ये नीचे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, इनको ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। ऑब्टेन द वाइटल साइन, auscultate lung sound, hyperoxygenate for 30 seconds, suction for 10 seconds, rotate the catheter during its withdrawal. अब देखिए, सक्शनिंग करने से पहले सबसे पहले हमें वाइटल साइंस असेस करने होते हैं कि नॉर्मल है सब कुछ या नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, लंग साउंड्स को भी हम अस्कल्टेट करके देख सकते हैं, और फिर हमें जब हम सक्शनिंग करने वाले होते हैं उससे पहले क्या करना है, हाइपर ऑक्सीजनेट करना होता है पेशेंट को। और मैंने बताया था कि सक्शनिंग कितने देर तक, मैक्सिमम 10 सेकंड से 15 सेकंड तक हम करते हैं, और उसके बाद हमें रोटेट करते हुए कैथेटर को निकाल लेना है। तो ये सारे स्टेप
ऑर्डर में ही हैं तो ऑर्डर भी इसी तरीके से होगा ABCD&E। ये इसी तरीके से हमें जो है ये सक्शनिंग का प्रोसीजर यहाँ पे बताया हुआ है कि सक्शनिंग अगर करनी है तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए करनी है। Next, a nurse is involved in an international committee to address global health problem. What suggestion is most appropriate for the nurse to make the best meet the challenge associated with potential emerging influenza pandemic? ये क्वेश्चन कह रहा है कि नर्स जो है ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम कमेटी की को इन्वॉल्व किया गया है एक नर्स को, तो कौन सा सजेशन वो देगी जो कि एसोसिएट कर रहा है पोटेंशियल एमर्जिंग इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक को, कि जो उसको रोकने में, इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक को रोकने में हेल्प करेगा। ऑप्शन ए, स्टॉप पाइल एंटीबायोटिक, बी, एस्टेब्लिश अ ग्लोबल सर्वेलेंस प्लान, सी, लिमिट वैक्सीनेशन प्रोग्राम टू स्कूल एज, एंड डी, इनिशिएट वैक्सीनेशन प्रोग्राम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। अब जो इन्फ्लुएंजा वाला होता है वो कब होता है? सर्दियों के मौसम में होता है, तो ये मौसम तो वो नहीं है, इस ऑप्शन को आप हटाएंगे। स्कूल एज में नहीं, सिर्फ इन्फ्लुएंजा किसी भी एज में इफेक्ट कर सकता है, तो सबको वैक्सीनेट करना है। एंटीबायोटिक्स को जो है पाइलअप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ग्लोबल सर्वेलेंस प्लान बनाना जरूरी है। ग्लोबल सर्वेलेंस, ये आप कम्युनिटी का क्वेश्चन कह लीजिए, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फ्लुएंजा इन्वॉल्व है, इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्वेश्चन डाला गया है कि एक सर्वेलेंस प्लान देखना चाहिए। सर्वेलेंस प्लान में हम क्या देखते हैं? पैटर्न देखते हैं कि क्या पैटर्न है डिजीज का, एज ग्रुप कौन सा अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, और इसकी सीवियरिटी क्या है, सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, ताकि इनके आधार पे हम पब्लिक को क्या कर सके, सचेत कर सके। और एक सर्वेलेंस प्लान होना किसी भी डिजीज का जरूरी है। सेम कोविड में हम कर रहे थे, कोविड जब आया था कि क्या सिम्टम है, कौन सा ये सिम्टम आ रहे हैं, तो आप अपने आप को समझिए कि हो सकता है कोविड होगा, इस वाली एज को ज्यादा प्रभावित कर रहा है, ये सारी चीज हम देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ बी राइट आंसर होगा। Next, a nurse works with large population of immigrant client and is concerned about debilitating effect of influenza. Which action is the first line of defense? यही बोल रहा है कि इन्फ्लुएंजा का पेंडेमिक है और अभी किसी जो इमाइग्रेंट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, उन क्लाइंट्स की बात हो रही है, तो कैसे उस पेंडेमिक को रोकने में हेल्प होगी, ठीक है। ऑप्शन ए, कंप्लाइंग विद द क्वारंटाइन मेजर, बी, इंस्टीट्यूटिंग स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, सी, सीकिंग एड फ्रॉम द इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी, एंड डी, रिपोर्ट सर्वेलेंस फाइंडिंग टू द अप्रोप्रिएट हेल्थ ऑफिशियल। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पूछा है। फर्स्ट लाइन डिफेंस में क्या रहेगा? हमारा सर्वे रहता है, सर्वेलेंस रहता है, उसके बाद ये सारी चीजें भी आएंगी उसको रोकने में, लेकिन फर्स्ट हमारा सर्वेलेंस वाला पार्ट रहेगा, तो डी राइट ऑप्शन रहेगा। ये इमेज आइडेंटिफाई करनी है, ये क्या चीज है? ये देखिए, नोज में जो है दो ट्यूबिंग्स डाली हुई हैं छोटा, इसको हम बोलते हैं नेजल प्रॉन्ग्स या फिर नेजल कैनुला हम इसको बोलते हैं। ये ऑक्सीजन डिलीवरी, ये जो पेशेंट मोबाइल होते हैं या इनको ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है या फिर जो है सर्टेन इंडिकेशंस, उस केस में हम नेजल प्रॉन्ग्स देते हैं। नेजल प्रॉन्ग्स से ऑक्सीजन देते हैं। नेजल प्रॉन्ग्स की एक दिक्कत होती है कि ये जो नेजल कैविटी है ना, उसको ड्राई कर देता है, तो उसमें ड्राई नेजल कैविटी इनमें देखने को मिलती है, ड्राइनेस देखने को मिलती है, तो ये नेजल प्रॉन्ग्स की तस्वीर है, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। यहाँ पे देखो, ये एक फ्लो मीटर की तरह एक्ट हो रहा है। ये एक लंबा सा जो मैंने आपको बताया था, दिस इज वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क में यहाँ पे होते हैं एक्सहेलेशन पोर्ट, ठीक है, जो कि एयर को बाहर एक्सहेल करने के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे जो है रूम एयर की भी एंट्री होती है इसमें, और इस लाइन से ऑक्सीजन की भी एंट्री होती है। वेंचुरी मास्क जो है अलग अलग तरीके के होते हैं, ब्लू कलर, ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड एंड ग्रीन। जो सबसे कम ऑक्सीजन परसेंटेज देता है वो ब्लू देता है 24%, व्हाइट देता है हमारा 28%, ऑरेंज देता है 31%, येलो देता है 35%,
रेड देता है हमारा 40% एंड ग्रीन देता है हमारा 60%। तो जो मैक्सिमम डिलीवरी है वो ग्रीन के थ्रू है और जो मिनिमम डिलीवरी होती है वो ब्लू मास्क के थ्रू होती है। इसमें एक प्रीसेट वॉल्यूम होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है। तो ये जो तस्वीर है ये वेंचुरी मास्क की है। नेक्स्ट, दिस इज सिंपल फेस मास्क। इससे जनरली 40 to 60% ऑफ ऑक्सीजन की डिलीवरी दी जाती है। तो दिस इज, और इस पे नोज और पूरा माउथ और चिन को कवर करना होता है ताकि एक सील बने और ऑक्सीजन बाहर ना निकले। यहाँ पे इसमें भी क्या होते हैं, एक्सहेलेशन पोर्ट होते हैं, एक्सहेल करने के काम आते हैं। यहाँ पे भी रूम एयर जो है इनसे इनहेल भी हो सकती है, रूम एयर का मिक्सचर साथ में जाता है। तो ये 40 to 60% डिलीवरी करता है। नेक्स्ट, ये देखिए ये एक बैग जैसा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉन रीब्रीदर मास्क। ये मास्क सबसे ज्यादा डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन देने में सक्षम है। ये 85 से 90% जो है ऑक्सीजन डिलीवरी दे सकता है और इससे भी ज्यादा हाई फ्लो एक कैनुला होता है वो देता है 100%। यहाँ पे क्या होता है, इस बैग से ऑक्सीजन को कनेक्ट कर दिया जाता है, इस बैग में ऑक्सीजन भरती रहती है और पेशेंट फिर इनहेल करता है और ये एक्सहेलेशन पोर्ट है, यहाँ रूम एयर की कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। प्योर ऑक्सीजन पेशेंट को मिल रही है, वो जो एक्सहेल कर रहा है वो यहाँ से निकल रहा है और इनहेल के लिए यहाँ से ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको हम सीवियर हाइपोक्सिया वगैरह होता है उस कंडीशन में हम नॉन रीब्रीदर मास्क देते हैं और हमें कितनी ऑक्सीजन देता है, 85 से 90% ऑफ ऑक्सीजन ये डिलीवर करता है। और जो है अगर हम मास्क की फॉर्म में बात करें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवरी करने वाला यही मास्क है, नॉन रीब्रीदर मास्क। एक थैली जैसा नीचे लटका हुआ होता है, उसमें ऑक्सीजन भरती रहती है, ठीक है। सो दिस इज नॉन रीब्रीदर मास्क। और जब भी कभी हम ऑक्सीजन देते हैं ना, हमें ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन हमेशा ह्यूमिड होनी चाहिए। आपने देखा होगा ह्यूमिडिफायर जो पानी का लेवल ऊपर नीचे होता है उससे ऑक्सीजन कनेक्ट करते हैं और उससे ऑक्सीजन जाती है, ताकि ड्राई ऑक्सीजन क्या कर सकती है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को खराब कर सकती है, छील सकती है, एब्रेड कर सकती है। इसीलिए हमें क्या करना होता है, उसको एक ह्यूमिडिफाइड वे में देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट हु हैज सस्टेन्ड ब्लंट इंजरी टू द चेस्ट वॉल, विच फाइंडिंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ न्यूमोथोरेक्स इन द क्लाइंट। न्यूमोथोरेक्स का मतलब है लंग्स में एयर का भर जाना। एक ब्लंट इंजरी हुई है चेस्ट की, तो क्या चीज शो कर रही है, लो रेस्पिरेटरी रेट, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, प्रेजेंस ऑफ बैरल चेस्ट एंड सकिंग साउंड एट द साइट ऑफ इंजरी। सकिंग साउंड तो कब आएगी, अगर यहाँ पे कोई होल बन गया है, जब एयर उससे बाहर जा रही है अंदर आ रही है तो सकिंग साउंड आएगी। वो इसमें नहीं होती, ओपन वुंड में होती है, ओपन चेस्ट वुंड में, क्लोज्ड में ये नहीं होती। बैरल चेस्ट सीओपीडी में होती है, ट्रॉमा में नहीं होती है। डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, यस ये प्रेजेंट होगा, डिमिनिश्ड या फिर एब्सेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई इंजरी हो गई है, उसने क्या कर दिया है, इतनी एयर भर गई है कि लंग को ही दबा दिया है, तो वहां पे ब्रेथ साउंड या तो सुनाई ही नहीं देंगे, सुनाई देंगी तो बहुत ही डिमिनिश सुनाई देंगी। रेस्पिरेटरी रेट लो नहीं होती है, यहाँ पे हाई होती है, तो बी राइट आंसर होगा। Next, the nurse is caring for a client hospitalized with acute exacerbation of COPD. Which finding would the nurse expect to note as the assessment of this client? Select all that apply. एक पेशेंट है जिसको अभी सीओपीडी का एक्यूट अटैक हुआ है, तो कौन सी फाइंडिंग प्रेजेंट होंगी। ऑप्शन है लो आर्टेरियल PaCO2, लो नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो इनमें बढ़ जाती है, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट नोटेड ऑन द चेस्ट एक्सरे, यस जो कि हमारी क्या है, बैरल चेस्ट है, वो प्रेजेंट होती है। डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सेचुरेशन विद माइल्ड एक्सरसाइज, ये भी होगा कि थोड़ी सी एक्सरसाइज करने से ऑक्सीजन कम हो जाना। वाइडन डायफ्राम नहीं होती है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट दैट इंक्रीज्ड वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज होती है सीओपीडी में, तो बी एंड सी आर द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द नर्स इंस्ट्रक्ट अ क्लाइंट टू यूज पर्स लिप मेथड ऑफ ब्रीदिंग एंड इवेल्युएट द टीचिंग बाय आस्किंग द क्लाइंट अबाउट द पर्पज ऑफ दिस ब्रीदिंग। द नर्स डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड इफ द क्लाइंट स्टेट्स द प्राइमरी पर्पज इज टू प्रमोट विच आउटकम। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पर्स लिप ब्रीदिंग का मतलब है
इस तरीके से हम लिप्स को सील करके पेशेंट को एक्सेल इनहेल कराने के लिए बोलते हैं। पर्स लिप ब्रीदिंग का क्या पर्पस होता है? पर्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है इनका पर्पस होता है CO2 रिटेंशन को हटाना, ताकि सारी CO2 बाहर पेशेंट एक्सहेल करते, तो यहाँ पे प्रमोट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन। यही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस जो है इस वाले एक्सरसाइज से नहीं होते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। Next, the nurse is preparing a list of home care instruction for the client who has been hospitalized and treated for TB. Which instruction should the nurse include on the list? Select all that apply. एक patient है जिसको होम केयर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था टीबी के लिए, तो कौन सी इंस्ट्रक्शन इसमें से देंगे? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। एक्टिविटी शुड बी रिज्यूम्ड ग्रेजुअली। यस, उसको बोलते हैं कि धीरे धीरे आप एक्टिविटी स्टार्ट कर दीजिए। देन अवॉइड कॉन्टेक्ट विद अदर इंडिविजुअल एक्सेप्ट फैमिली मेंबर्स फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। ये नहीं होता है जनरली। जब स्पूटम नेगेटिव आ जाता है, एंटीबायोटिक थेरेपी जब हम स्टार्ट करते हैं उसके 10-15 दिन के अंदर जो है स्पूटम नेगेटिव आता है, उसके बाद पेशेंट किसी को जो है ट्यूबरकुलोसिस नहीं फैलाता, तो एक AFB टेस्ट करा लेते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए। अगर स्पूटम नेगेटिव आ रहा है तो पेशेंट को हम बोलते हैं कि आइसोलेट रहने की जरूरत नहीं है। स्पूटम कल्चर इज नीडेड एवरी 2 to 4 weeks once medication therapy. Yes, sputum culture कराते रहते हैं। Respiratory isolation is not necessary because family members have been exposed. रेस्पिरेटरी आइसोलेशन नेसेसरी नहीं है, वो एक्सपोज भी हो चुके हैं। और दूसरी बात कि पेशेंट को वो टाइम ड्यूरेशन देखना होता है कि इतना टाइम हो गया है कि उसका AFB नेगेटिव आ गया होगा, तो उसकी जरूरत नहीं है। देन कवर द माउथ एंड नोज व्हेन स्नीजिंग। यस, ये बोलते हैं कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एयरबोर्न है, तो अपना नाक छींकते हुए नाक को और मुंह को ढकना है। When one sputum culture is negative, the client is no longer considered. एक स्पूटम कल्चर से नहीं देखते हैं, मल्टीपल स्पूटम कल्चर्स यहाँ पेशेंट के करके देखते हैं, तो ये नहीं होगा। तो C, A, C, D and E are the right option here. The nurse is caring for a client after bronchoscopy and biopsy. Which finding, if noted, should be reported immediately? ब्रोंकोस्कोपी हुई है, मतलब ब्रोंकियल्स की जो है ब्रोंकियल्स की विजुअलाइजेशन की गई है। तो यहाँ पे जनरली ये कोई थेरेप्यूटिक के लिए होती है कि कुछ फंस गया है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, एस्पिरेशन है उस केस में, या फिर कोई टिश्यू लेना है, कोई ट्यूमर वगैरह डिटेक्ट करना है, तो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए होती है। तो क्या इमीडिएटली बोलना है? ड्राई कफ, हिमेचूरिया, ब्रोंकोस्पाज्म एंड ब्लड स्ट्रिक्ड स्पूटम। ड्राई कफ भी प्रेजेंट हो सकती है, इरिटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम से। हिमेचूरिया जो है यूरिन में ब्लड का आना, ब्रोंकोस्कोपी से ये नहीं होता है। ब्लड स्ट्रिक्ड स्पूटम इसमें प्रेजेंट हो सकता है। ब्रोंकोस्पाज्म, अगर ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है तो वो इमीडिएटली बताना है, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, एकदम से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। The nurse is preparing to suction a client via tracheostomy tube. The nurse should plan to limit the suctioning time. कितनी देर तक सक्शनिंग करना है? 10 से सेकंड तक, 10 से 15 सेकंड तक करते हैं, और मैक्सिमम ये 10 सेकंड ही हर बुक में आपको लिखा दिखेगा। तो B is the right option. The nurse is suctioning a client via ET. During the suctioning, the nurse note on the monitor heart rate decrease कर रहा है, तो इंटरवेंशन क्या होगा? पॉज करेंगे, जवाब देंगे, क्योंकि पहले जो सक्शनिंग बताया था मैंने बताया था आपको। तो देखते हैं आपने कितना सुना है। मुझे लग रहा है 1-2 बच्चे ही सुनते हैं, बाकी तो कान पे से टाल देते हैं बात। ये आपके फायदे के लिए ही है, मैं कोई आपका टेस्ट नहीं ले रही हूँ, ये आप खुद को खुद से ही इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जवाब अपने मन में सोच सकते हैं, और मैं बोल रही कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पे रहेगा क्या करना है? कंटिन्यू टू सक्शन, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, स्टॉप द प्रोसीजर एंड रीऑक्सीजनेट एंड एंश्योर दैट सक्शनिंग इज लिमिटेड टू 15 सेकेंड। यहाँ पे स्टॉप करना है प्रोसीजर को और रीऑक्सीजनेट करना है, क्योंकि ये चीज क्या दिखा रहा है? हाइपोक्सिया को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। The nurse is assessing the respiratory status of the client who has suffered a fractured rib. The nurse should not expect to know which finding. जब फ्रैक्चर्ड रिब होता है ना, तो जब इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, जहाँ पे भी जब कभी फ्रैक्चर होता है और उस जगह पे प्रेशर पड़ता है, मूवमेंट होती है, तो वहां पे पेन होता है सीवियर, है ना।
तो ऐसे ही लंग्स में है, रिब्स में है कि जब रिब कोई फ्रैक्चर है और लंग्स जब इंस्पायर कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे पेशेंट को सीवियर पेन होता है। ये इसका बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फ्रैक्चर्ड रिब का। तो डी होगा पेन, और वो इंस्पिरेशन पे क्योंकि चेस्ट कैविटी फूल रही है इंस्पिरेशन पे, एक्सपिरेशन पे तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। तो यहाँ पे डी राइट आंसर रहेगा। Next, a client with chest injury has suffered flail chest. The nurse assess the client for which distinctive sign? Flail chest मैंने पहले भी बताया था। क्या होता है कि जब रिब्स के 2-3 रिब्स के भाग टूट जाते हैं तो जनरली तो क्या होता है कि इंस्पिरेशन पे चेस्ट बाहर की तरफ आती है लंग्स, और एक्सपिरेशन पे अंदर की तरफ। लेकिन फ्लेल चेस्ट में क्या होता है, पैराडॉक्सिकल, मतलब उल्टी रेस्पिरेशन चलती है कि जहां पे पूरा लंग फूल जाना चाहिए था इंस्पिरेशन पे, वहां पे ये वाला पार्ट जहां पे वो फ्री फ्लोटिंग रिब्स हैं, वो वाला पार्ट क्या कर रहा है, अंदर की तरफ धस रहा है, और वाइस वर्सा इन केस ऑफ एक्सहेलेशन। तो यहाँ पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लेल चेस्ट। Client has been admitted with chest trauma after a motor vehicle crash and has undergone subsequent intubation. The nurse checked the client with high pressure alarm. High pressure alarm आ गया है, ठीक है, और एब्सेंस ऑफ ब्रेथ साउंड आ रही है अपर लोब में। यहाँ पे हाई प्रेशर अलार्म के साथ एब्सेंस ऑफ ब्रेथ साउंड भी है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कोई लंग डिजीज। द नर्स असेस फॉर विच साइन ऑफ द कंडीशन। चेस्ट ट्रोमा है, एब्सेंस है, तो इसका मतलब न्यूमोथोरेक्स को ये इंडिकेट कर रहा है। तो ए राइट आंसर रहेगा, राइट न्यूमोथोरेक्स, क्योंकि चेस्ट साउंड या तो सुनाई ही नहीं दे रही है या डिमिनिश्ड सुनाई दे रही है। तो ए इज द राइट आंसर। The nurse is assessing a client with multiple trauma who is at risk for developing ARDS. The nurse should assess for which earliest sign. एक पेशेंट है, ठीक है, जिसको ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, तो कौन सा अर्लीस्ट साइन होगा। जब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है तो वो कंपनसेटरी तौर पे रेस्पिरेटरी रेट सबसे पहले बढ़ती है। तो इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट जो है वो सबसे पहला साइन होगा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, क्योंकि कोई भी डिस्ट्रेस होता है तो उसको कंपनसेटरी तौर पे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे जो वाइटल साइंस है उनको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो डी इज द राइट आंसर। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको पसंद आया हो। सेम बात कहूंगी, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।